हेलो फ्रेंड्स, डेप्रीशिएशन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो डेप्रीशिएशन हमने समझ लिया था। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है एलोकेशन करना। किस चीज़ का एलोकेशन कर रहे हैं हम? जो फिक्स एसेट की कॉस्ट है, फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का एलोकेशन कर रहे हैं हम। और किस चीज़ के बेसिस पर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ डेट एसेट। उस एसेट की यूजफुल लाइफ के बेसिस पर उसकी कॉस्ट का एलोकेशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट की यूजफुल लाइफ। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होती है? तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमने एस्टिमेशन किया। लेट सपोज प्लांट एंड मशीनरी है, तो हमने मान लिया कि वो कम से कम 10 साल तो चलती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो 10 साल ही चलेगी, लेकिन हम मान लेते हैं। कुछ प्लांट एंड मशीनरी के लिए हम लोग 5 साल भी मानेंगे, 7 साल भी मानेंगे, तो वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। डेट मीन्स ये एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन में दी होगी एस्टिमेटेड लाइफ जो है। तो आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना कि आखिर एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी। समस्या इस बात की है कि हमारा जो डेप्रीशिएशन होगा वो डेप्रीशिएशन क्या होगा। अब जरा बात डेप्रीशिएशन की करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन पर। तो जो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन है, अगर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन की बात करें तो वहाँ चलते हैं जरा और देखते हैं कि जो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन हम बोल रहे थे, मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन वो क्या होते हैं। भाई डेप्रीशिएशन लगाने के तरीके हैं, और डेप्रीशिएशन कितने तरीके से लगाया जाएगा वो हम आज यहाँ सीखने वाले हैं। बड़ा ही सीधा सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। डेप्रीशिएशन क्या होता है ये हमने जान लिया। इस कॉस्ट का एलोकेशन करना है, और किस चीज़ के बेसिस पर करना है? ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट, उस एसेट के बेसिस पर करना है। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमने कहा जी साथ में स्क्रैप वैल्यू भी आ जाती है, जो हमें उस एसेट के यूज के बाद, उसकी लाइफ के बाद में रिसीव हो जाएगी। भाई कबाड़ी कुछ पैसा तो आपको देगा ना, कुछ पैसा तो कबाड़ी आपको दे देगा। तो ये हम देखने वाले हैं। तो हमने कहा था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप, ये भी हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। लेकिन सर हमें तो जो क्वेश्चन होता है उसमें ना तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, ना तो एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है, और स्क्रैप वैल्यू दे भी रखी है तो उसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दिया गया है। तो बच्चों ये जो फार्मूला लगता है, ये जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपको रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ना दिया गया हो, इज नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं दिया गया तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। किसी भी एसेट पर अगर डेप्रीशिएशन हमें लगाना है तो इस फार्मूले की मदद हम ले लेंगे। इफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज नॉट गिवन, अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दिया है तो भाई साहब फिर बात शुरू होती है मेथड्स की, जिन मेथड्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड हमने आपके साथ में चर्चा की थी, एसएलएम मेथड। क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहता है एसएलएम? एसएलएम कहता है कि जी आपकी जो एसेट है उस एसेट पर मैं 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। एसेट जो है उसकी वैल्यू है 50,000 और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो है, रेट ऑफ डेप वो है 10%, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%। तो इस तरीके से
जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10% है, तो फिर डेप्रीशिएशन निकल कर जो आएगा वो आएगा एसेट की वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू में रेट और डिवाइडेड बाय 100। ये तो आएगा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो जो भी निकल कर आएगा 50,000 इनटू में 10% का रेट है डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब एवरी ईयर जो ईयरली डेप निकलेगा वो निकलेगा 5,000। ये 5,000 का डेप्रीशिएशन निकल कर आ जाएगा। सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें एक चीज को मिस कर रहे हो। वो चीज है जो पीरियड है, एसेट को यूज करने का पीरियड। हाँ, तो क्या दिक्कत है ये बताओ। ये एसेट मैंने अगर 1 अप्रैल को खरीदी हो और 31 मार्च को मुझे डेप्रीशिएशन लगाना हो तो मैं फुल ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। ये एसेट मैंने खरीदी 1 अप्रैल को ये एसेट मैंने परचेज की और 31 मार्च को मुझे डेप्रीशिएशन लगाना है। 31 मार्च को लगाऊंगा डेप्रीशिएशन। एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रीशिएशन जो लगाया जाएगा वो ईयर के एंड में लगाया जाएगा, क्योंकि आप बीच में डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं कर सकते। आपने एसेट की जो लाइफ है उसे ईयर्स के मल्टीपल में डिवाइड किया है। लेट सपोज ये एसेट्स आपने 1 अप्रैल को खरीदी, 1 अप्रैल को यहां 50,000 की एसेट परचेज की। तो आप मुझे बताइए, आपने इस एसेट को ओवर द पीरियड मतलब होल ऑफ द ईयर इस्तेमाल किया, पूरे साल इस्तेमाल किया। तो जब होल ईयर इस्तेमाल किया तो डेप्रीशिएशन भी कैसा लगना चाहिए, फुल डेप लगना चाहिए, फुल डेप चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर ये एसेट्स पूरे साल ना खरीदी जाती, मतलब आपने इस एसेट्स को ठीक 1 अप्रैल को जाकर ना खरीदा होता, तो इस एसेट को कब खरीदा होता, बीच में। सपोज करो आपने इस एसेट को खरीदा 1 अक्टूबर को, आपने 1 अक्टूबर को इस एसेट को खरीदा, तो फिर डेप्रीशिएशन भी तो बेटा आधा ही चार्ज होगा। जितने दिन आपने एसेट खरीदी उतने दिन का ही डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। इसका मतलब ये है, ये जो फार्मूला आप हमें बता रहे हो, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब होल ऑफ द ईयर का डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा। और अगर डेप्रीशिएशन कम पीरियड का लगाना है तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो इफेक्टिव बोलो बच्चों, बोलो इफेक्टिव पीरियड लिख दूं यहां पर। हाँ सर, इफेक्टिव पीरियड लिख दो। तो जरा एक बार फिर लगा कर देखते हैं डेप्रीशिएशन। अब अगर 6 महीने का मुझे डेप्रीशिएशन निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स 50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट 10% और लेट सपोज 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी गई एसेट तो 6/12 और ये निकल कर आएगा 2500 रुपीज का डेप्रीशिएशन। हाँ तो सर इसमें कौन सा मुश्किल बात थी, आपने आधा ही तो कर दिया। जब आधे साल एसेट यूज हुई तो आधे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा, जब एसेट पूरे साल यूज होगी तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। इसमें आप हमें क्या नई बात बता रहे हो। तो बच्चों कुछ भी नई बात नहीं है, मैंने कहा तो था पिछली क्लास में कि कोई भी नई बात नहीं है डेप्रीशिएशन लगाने के लिए। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अब तो हम आसानी से इस बात को परख सकते हैं कि डेप्रीशिएशन का रेट हमें मिल जाए और हमें मिल जाए एस्टिमेटेड लाइफ, हमें मिल जाए कॉस्ट ऑफ एसेट्स और फिर हम निकाल देंगे डेप्रीशिएशन। तो बच्चों चलो एक इलुस्ट्रेशन करने चलते हैं। इलुस्ट्रेशन क्या है, इलुस्ट्रेशन का नाम है एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी, एक मशीनरी परचेज करी ऑफ रुपीज 50,000। वही एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 50,000 रुपए की मशीन परचेज करी ऑन 1 अक्टूबर 2023 में मैंने एक एसेट परचेज करी 1 अक्टूबर 2023 को। द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 15%।
15% हमने थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए कहानी में, 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years and describe the amount on 3rd year end। आप मुझे ये बताइए कि तीसरे साल के एंड में उस एसेट की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक सवाल है, सबसे आसान सवाल डेप्रिसिएशन का। क्या है कि एक्स लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है, एक्स लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपए की, 1 अक्टूबर को परचेज की है, और इसके ऊपर उसे डेप्रिसिएशन लगाना है 15% के रेट से। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे सबसे लंबा तरीका। सर ये क्या कह रहे हो, सबसे लंबा तरीका क्यों सिखा रहे हो, शॉर्टकट तरीके सिखा दो ना। शॉर्टकट नहीं चलता, हम आपको थोड़ा सा अलग तरीका सिखाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, जब एसेट्स खरीदी जाती है तो क्या एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री। याद करो जर्नल एंट्री क्या बनती है, व्हेन एसेट परचेज, मशीनरी खरीदी मैंने तो क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने बैंक से खरीदी क्योंकि वेंडर का नाम तो दिया नहीं गया, तो मैंने मशीनरी खरीद ली, 50,000 की मशीनरी खरीद ली। अब 50,000 की मशीन खरीदने के बाद मैं ये कब खरीदी, 1 अक्टूबर को खरीदी, 1 अक्टूबर 2023 को खरीदी। तो बताइए मेरा जो ये पीरियड है वो कौन से दिन खत्म होगा, मेरा जो ये पीरियड है इसकी क्लोजिंग कौन से दिन होने वाली है। 1 अप्रैल से कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और खत्म होता है 31 मार्च को। यही हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जी हाँ सर, फाइनेंशियल ईयर हमारा यही होता है। और इस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर मैंने कोई एसेट परचेज की, कब खरीदी, 1 अक्टूबर को खरीदी, मतलब ठीक 6 महीने बीत जाने के बाद, मतलब कि 6 महीने तो हमने एसेट को यूज ही नहीं किया, पुट टू यूज ही नहीं किया बिजनेस में। और आफ्टर पासिंग ऑफ 6 मंथ वी हैव परचेज्ड एन एसेट, और हाउस एसेट को हम लोग अब डेप्रिसिएशन करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स 31 मार्च को। जब 31 मार्च को हम इस एसेट को डेप्रिशिएट करने जाएंगे, तो बताइए बच्चों 31 मार्च 2024 को इस एसेट पर जब मैं डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा तो बताइए क्या होगी, क्या एंट्री होगी। बताइए मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने एसेट चल चुकी है और 6 महीने एसेट चलने से उसकी वैल्यू में कमी आती है। और जब उसकी वैल्यू में कमी आती है तो उसकी वैल्यू को कम हो जाना चाहिए। अब किताबों में जो एसेट डेबिट में मेरे पास पड़ी हुई है 50,000 की, वो एसेट अब 50,000 रुपए की नहीं होनी चाहिए। अब एसेट होनी चाहिए 50,000 रुपए से कुछ कम की। और वो कम क्या होगा, चलिए जरा लगा कर देखते हैं। और डेप्रिसिएशन चूंकि बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए सारे लॉस डेबिट हो जाते हैं। और क्रेडिट कौन होगा, वो मशीनरी क्रेडिट होगी। वो मशीनरी, जिस मशीनरी को अभी 50,000 से हमने दिखा रखा है, और कितना होगा 50,000 इंटू, आप बताएं मुझे, 15% इंटू इफेक्टिव पीरियड 6/12। कैसे कैलकुलेट किया जी इफेक्टिव पीरियड, लगाइए बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 6 मंथ हैं जिनमें हमने एसेट खरीद करके इस्तेमाल की थी। बेटा बहुत बोल रहे हो तुम्हें मैं यहां से भगा दूंगा। तो हमने इस एसेट को यूज किया था। बताइए कितना आएगा, 6 से ये गया 2 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये गया 250, और 250 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3750
50। सर आप तो बड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ तो आप भी कर सकते हो, उसमें क्या है, लगा लीजिए भाई। अगर मैं 10% डेप्रीशिएशन लगाता तो कितना लगता, 5000 और उसका आधा 2500, और फिर उसी तरीके से आधे का भी आधा कर लीजिए और निकल कर आ जाएगा ना। सर हमें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आप एंट्री पर फोकस करो, कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, आप भी मेरी तरफ फास्ट हो जाओगे कैलकुलेशन करने में। चलिए, जब एसेट खरीदी तो 50,000 से हमने एसेट को डेबिट कर लिया, 50,000 से एसेट को हमने डेबिट कर लिया। अब देखो, अगर मैं बोलूं मैं एक मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, याद है ना लेजर अकाउंट बनाने, जी हाँ लेजर अकाउंट बनाने हमें याद हैं, हमें पता है कैसे बनते थे हमारे लेजर अकाउंट। जी, एक तरफ डेबिट होता था और एक तरफ क्रेडिट होता था, ये हमारे लेजर अकाउंट होते थे। यहां पर आएगी डेट, यहां आएंगे पर्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, और यहां पर आएगी फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर। लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें लेजर अकाउंट बनाने सीखने पड़ेंगे। जर्नल एंट्री से हम कैसे पोस्टिंग करते थे लेजर अकाउंट में, जरा बताइए। पहली एंट्री, जब मैंने अक्टूबर में मशीनरी को परचेज किया, बताइए क्या एंट्री थी, मशीनरी डेबिट हो रही थी टू बैंक अकाउंट। तो बताइए मशीनरी के डेबिट साइड में, मशीनरी के डेबिट साइड में, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड होता है क्रेडिट साइड, तो मशीनरी के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को मैंने ये एसेट क्या की थी, परचेज की थी 50,000 में, और ईयर के एंड में इस पर लगाना था मुझे डेप्रीशिएशन। तो 31 मार्च को इस एसेट्स पर जब मैं डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा तो देखो मशीनरी क्रेडिट हो रही है और डेप्रीशिएशन डेबिट हो रहा है बाय डेप्रीशिएशन। तो हम जो लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उस अकाउंट को देखते हैं कि वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, और अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिख देते हैं उस साइड में। अगर मशीनरी डेबिट हो रही है तो हम डेबिट साइड में जाएंगे और अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे, उसी तरीके से मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। ओके सर, इस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री बनाया करते थे और लेजर पोस्टिंग का ये रूल है। जी हाँ, यही रूल है। तो आपने 31 मार्च को 2024 को ये आपने अकाउंट बैलेंस किए। चलिए, जिधर का बैलेंस ज़्यादा उधर का दोनों तरफ लिखा जाता है, जिधर का बैलेंस भी ज़्यादा होगा उधर का दोनों तरफ लिखा जाएगा, और उसके बाद में फिर जो कम वाला है उसे माइनस करने के बाद में निकल कर आता है बैलेंस CD, कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन निकल कर आता है। बताइए कितना बचा, 46,250 ये बैलेंस बचा। जी हाँ, 46,250 रुपीज़, ये एक बैलेंस बच गया एट द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2024। तो ये आगे बढ़ेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें तो 1 अप्रैल 2024 को ये बैलेंस कैरी होकर आएगा आगे। चलिए इसको कैरी करके लाते हैं टू बैलेंस BD। इस बार मशीन तो खरीदी नहीं जाएगी, सीधा सीधा डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा। कौन सी वैल्यू पर लगाया जाएगा बेटा, कौन सी वैल्यू पर, 46,250 पर या फिर 50,000 पर? दिस विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रीशिएशन मेथड्स। जी हाँ, डेप्रीशिएशन का क्या मेथड आपने फॉलो किया है, इस बात पर टिकी हुई है कहानी कि सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन किस वैल्यू पर लगाना है। हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दैट मीन्स every year depreciation will be charged on the original value of the asset। इसका मतलब यह है कि एवरी ईयर हम डेप्रीशिएशन जो चार्ज करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू पर ही लगाएंगे, मतलब 50,000 रुपये पर ही लगाएंगे। जी हाँ, 50,000 रुपीज़ पर ही डेप्रीशिएशन लगाना है, रिस्पेक्टिव ऑफ
बिगिनिंग ऑफ द ईयर एवरी ईयर क्या वैल्यू आने वाली है, हमें उसे नहीं देखना, क्योंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं SLM मेथड। जी, ये होता है SLM मेथड। क्या कहता है, फर्स्ट ईयर तो चाहे SLM हो चाहे WDV मेथड हो, दोनों ही मेथड से उसी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, लेकिन सेकंड ईयर में दोनों ही मेथड्स में डेप्रिसिएशन लगाने के तरीके बदल जाते हैं, वैल्यू बदल जाती है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, SLM मेथड में, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर जो चार्ज होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगा। बस इस थंब रूल को पकड़ लो। ये तो फिर बहुत ही आसान है। 50,000 के ऊपर जब 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को, तो सर उस समय तो हम सीधा 2025 में इस पर हम सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और कितना करेंगे, 7500 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बहुत बढ़िया। 46 टू 50 और इसमें से माइनस हो जाएगा 7500। तो बताइए बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस CD। बताइए भाई, ऊपर वाले 6250 तो ये माइनस कर दो, इसके बाद कितने बचते हैं 7500 होने के लिए, 1250 और माइनस कर दो 40,000 में से, तो ये बचेगा 38,750। सर इस बार तो हम फास्ट हो गए, आपको आया ही नहीं करना। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप जल्दी आगे निकल जाओगे, मुझे ये पहले से पता था। तो ये 31 मार्च 2025 को ये बैलेंस हमारे पास में रह गया। आइए अब नेक्स्ट ईयर आते हैं, क्योंकि हमें कितने ईयर के खाते बनाने थे, देखो यहाँ देखो 3 ईयर्स के बनाने थे, अभी हमने 2 ईयर्स के बनाए हैं। तो थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं, इस बार फिर बैलेंस लेकर आते हैं। टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2025 को। जी हाँ, कितना बैलेंस लेकर आ रहे हो, 38750। और इसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर कोई और ट्रांजैक्शन तो आपने की नहीं, कोई और मशीनरी आपने खरीदी नहीं, एक ही मशीनरी पर आप लगातार सीधे डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो। तो 31 मार्च 2026 को आपने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन लगाया, मतलब एवरी ईयर सिर्फ मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री पास होती रहेगी। और इस बार फिर डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट हम कह रहे हैं तो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। और ये आप देखिए कि आपके पास में बैलेंस क्या बचा, आप मुझे खुद बताएंगे। सर इस समय इस एसेट का जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है, कितना बच रहा है बताओ बच्चों, 31,250 रुपीज़। हाँ यही बैलेंस है। और देखना आप जब किताब में अपने क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो वहाँ आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रिसिएशन लगाना सीखा, उस डेप्रिसिएशन को अकाउंट कैसे करेंगे वो हमने सीखा, उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो भी हमने सीखी। तो ये सबसे आसान वाला इलस्ट्रेशन था और इस इलस्ट्रेशन को आपको बार बार समझना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इस इलस्ट्रेशन को समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, वैसे वैसे आपकी समझ और मैच्योर होती चली जाएगी। चलिए सर ये बात तो हमें बहुत अच्छी समझ में आ गई, क्योंकि इतना आसान डेप्रिसिएशन हो सकता था हमने सोचा भी नहीं। वैसे तो हमें पहले से भी समझ में आ ही रहा था, लेकिन आपने जो समझा दिया ना उसके बाद तो अब हमें लगता है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन इतना आसान होता है कि उसमें गलती होने की संभावना होनी ही नहीं चाहिए। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। सर ये बहुत सिंपल कहानी थी, मशीन खरीदी गई, अगले 3 साल में कोई और एसेट खरीदी नहीं गई, तो ये तो बहुत आसान हो गया, आप कुछ और करिए। चलो तो केस 2 लेकर चलते हैं, केस 2 चलते हैं, जहां पर हमने एक एसेट खरीदी 1 अप्रैल 2023 को। कितने की खरीदी, 50,000 की।
और दूसरी एसेट हमने फिर खरीदी, एक एडिशन और किया। एडिशन मतलब उसी एसेट में और एडिशन किया, उसके ही जैसी और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2024 को। जी हाँ, कितने की? 20,000 की। और उसके बाद में एक एडिशन हमने और किया, वो कब किया? 1 अक्टूबर 2025 को, 10,000 का। सर ये तो आपने हमारा एग्जाम्पल भी ले लिया, किताब में ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है। तो बच्चों वही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 1 अप्रैल 2023 को मैंने ये एसेट खरीदी थी 50,000 की। फिर एक अनदर एसेट मैंने परचेज की, एसेट 1। ये एसेट 1 है, ये एसेट 2 है, ये एसेट 3 है। इस तरह से 3 एसेट मैंने खरीदी हैं। तो मैं जब बनाऊंगा तो मैं एसेट अकाउंट इंडिविजुअली नहीं बनाता, मैं एक ही साथ सारी एसेट्स का कंबाइंड अकाउंट बनाता हूं। डेट मीन एसेट अकाउंट बनाऊंगा, डेट मीन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि प्लांट एंड मशीनरी 1, प्लांट एंड मशीनरी 2, प्लांट एंड मशीनरी 3, इस तरह से नहीं चलता। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी हैं सारी एक ही जगह पूल होती रहती हैं, एक ही जगह इकट्ठी होती रहती हैं। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और बता दो हमें बस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो अब की बार आसान है, 10% है, 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसका बनाने वाले हैं एक मशीनरी अकाउंट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च 2026। जी हाँ, 26 तक का आपको अकाउंट बनाना है। 31 मार्च मतलब 3 साल के लिए आपको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। चलिए जी, चलिए ये अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने हमें मशीनों का एडिशन भी सिखाया कि अगर एक से ज़्यादा मशीनरी मेरे पास में है तो उन मशीनरी को कैसे हम लोग ट्रीट करने वाले हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। बेटा जर्नल एंट्री तो आपको आती ही है, अब जर्नल एंट्री को हम साइड में रखते हैं, अब सीधे लेजर अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, और कौन से मेथड से काम कर रहे हैं हम लोग? SLM मेथड से, जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट पर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बताइए डेट, बताइए। अब पर्टिकुलर आएगा सेकंड में, थर्ड में क्या आएगा? अमाउंट आएगी। सर ये तो हमें याद हो गया, तो बार बार लिखते रहिए, क्योंकि याद के साथ में आपकी आदत में भी शामिल होना चाहिए। चलिए, ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है, क्रेडिट अमाउंट। चलिए जी, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब सर फटाफट हम करते हैं। हमने 1 अप्रैल 2023 को एसेट परचेज की है। कितने की एसेट खरीदी है हमने एसेट खरीदी है 50,000 की, टू बैंक अकाउंट। पहली एसेट हमने खरीदी 50,000 की, और इसके लिए हम आपको यहां पर एक डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, जिस डायग्राम में आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देखिए, 1 अप्रैल 2023 इस दिन हमने एक एसेट परचेज करी 50,000 की। बताओ इस एसेट पर कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च तक। जी सर बिल्कुल, इस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरी एसेट कब खरीदी है? एडिशन किया हमने 1 जुलाई 2024 को, और ये डेट क्या है? 31 मार्च। तो यहां तक तो जुलाई आई नहीं, जुलाई कहाँ आती है? जुलाई आई यहां पर, 1 जुलाई यहां आ रही है, तो दूसरी एसेट पर यहां से डेप्रिसिएशन लगेगा। जी हाँ, यहां से लगेगा। तो पहली एसेट तो कंटिन्यू चलती रहेगी ना? हाँ जी, पहली एसेट कंटिन्यू चलती रहेगी, और अब इसके साथ में एक डबल एसेट और हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 एसेट हो जाएंगी। इसके बाद में अब तीसरी एसेट आ जाओ। तीसरी एसेट 1 अक्टूबर 2025 को खरीदी, तो अक्टूबर 25 में खरीदी है, मतलब मिड ऑफ द ईयर में। यहाँ पर ये तो 23, 24, ये 24 और 25, ये 25 मार्च है। उसके बाद में ये 25 और 26, तो 1 अक्टूबर को यहाँ जो खरीदी गई उस पर डैप लगेगा। तो ये 2 तो कंटिन्यू चलती रहेंगी,
ये भी चलती रहेगी क्योंकि बिकी तो है नहीं एसेट, और तीसरी और आ जाएगी। इस तरीके से कुछ पीरियड के लिए 3 एसेट्स इकट्ठी भी चलेंगी और तीनों पर इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करके इकट्ठा करके डालेंगे। चलिए जी, पहली एसेट्स अप्रैल 2023 में खरीदी तो 31 मार्च तक कोई भी एसेट और नहीं खरीदी गई, इसलिए सिर्फ इस अकेली एसेट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और इस अकेली एसेट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। 10% डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपये के ऊपर। 50,000 का 10% होल ऑफ द ईयर कितना, 5,000 डेप्रिसिएशन आ गया। चलिए डेप्रिसिएशन लगा दिया, बैलेंस निकालिए बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च को ही जो मेरे पास में बैलेंस आया वो 45,000 आया। 50,000 को दोनों तरफ लिख देंगे, जिधर का बैलेंस ज़्यादा होता है उधर दोनों साइड लिखा जाता है। इसको बैलेंस बीडी बना करके नीचे ले आएंगे, इसको बैलेंस बीडी बनाकर नीचे ले आएंगे। 50,000 को 50,000 नहीं 45,000 को हम नीचे ले आएंगे। 45,000 पर हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाने जाते। 31 मार्च को हम डैप लगाने जाते, लेकिन उससे पहले ही हमने 1 जुलाई 2024 को एक एसेट परचेज की और इस एसेट का नाम क्या था, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी ही खरीदी है। बैंक अकाउंट एक एसेट हमने और परचेज की है, ये रही दूसरी एसेट, ये रही एसेट 2, ये हमने खरीदी। कितने की खरीदी, 20,000 की। तो बताइए अब 31 मार्च आता है तो पहली पर तो पूरे साल का और दूसरी पर सिर्फ 9 मंथ का। जी हाँ, डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। जी हाँ, होल ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000 रुपये। और दूसरी वाली एसेट पर बताओ, बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड एसेट पर कैलकुलेट करो। 20,000 का 10% का 9 मंथ का 9/12 तो कितना आएगा बताओ मुझे, ये आएगा 1,500 रुपीज़। जी हाँ, अब इसका टोटल कर लो, अब इसका टोटल कर लिया जाए तो टोटल करते हैं तो ये आता है 65,000 में से माइनस कीजिए 6,500 रुपीज़, तो बैलेंस क्या बचेगा आपके पास में, बैलेंस बचेगा 58,500 रुपीज़। जल्दी से इस बैलेंस को आगे ले आते हैं, जल्दी से, बहुत जल्दी इस बैलेंस को आगे ले आओ। टू बैलेंस बीडी 58,500 रुपीज़ और ये 1 अप्रैल 2025 को आया। जी हाँ, ये 1 अप्रैल 2025 को आया। तो इसमें हमने अप्रैल 25 के बाद में जरा डायग्राम देखिए, अप्रैल 25 के बाद में अक्टूबर 25 आते आते हमने एक एसेट और खरीदी थी, तो 1 अक्टूबर 2025 को हमने एक एसेट और खरीदी और ये एसेट थी 10,000 की। टू बैंक अकाउंट ये हमारी A3 थी, ये A2 थी, ये A1 थी। इस तरह से हमारे पास में एसेट 3 थी। तो अब बताइए, अब डेप्रिसिएशन लगाइए। पहली मशीन पर पूरे साल का लगेगा, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। दूसरी पर भी अब इस साल पूरा लगेगा क्योंकि ये भी होल ऑफ द ईयर यूज हुई है। और तीसरी पर लगेगा महज 6 मंथ का। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन को हम कैसे निकालेंगे, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट का, बाय डेप्रिसिएशन सेकंड का और बाय डेप्रिसिएशन थर्ड वाली का। तो चलिए, फर्स्ट का 5,000 का 10% 5,000, 50,000 का 10% 5,000, दूसरी वाली का 20,000 का 10% 2,000 और तीसरी वाली का 10,000 का 10% 1,000, लेकिन 6 मंथ का लगेगा, इसलिए 500 रुपीज़। और इस तरीके से हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 68,500 और इसमें से माइनस करते हैं 5
टू 7, 7 एंड 500, तो बचते हैं हमारे पास में 61,000। यही हमारे पास में थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस है एसेट अकाउंट का, मतलब मशीनरी अकाउंट का। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है जिसको हमने आपको समझाया कि कैसे 3 साल का जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे विद एडिशन ऑफ अनदर डेट, तो आपको कैसे इस अकाउंट को मैनेज करना है। बस यही आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे हमें मशीनरी अकाउंट मेंटेन करना है। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर इसमें मशीन को हमने सोल्ड कर दिया होता तो उस मशीन का क्या होता और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, तो ये भी हम सीखेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि डेप्रीशिएशन की हर एक छोटी से छोटी बारीकी को लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपकी किताब का ऐसा नहीं जो आपको चुटकियों में समझ में ना आए। थैंक यू।